नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो प्यारे दोस्तों बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज आपको ऐसा लगेगा कि आप वीडियो नहीं देख रहे हो, आज आप किसी मूवी की कहानी सुन रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक राजकुमारी, जिसका पति राजकुमार, जिसका पिता राजकुमार, जिसका भाई राजकुमार, और वह जंगलों में छुपकर कैसे अपनी जान बचाती है। आज हम यह भी जानेंगे कि मात्र एक 16 साल के लड़के को वो ना चाहते हुए उसको राजगद्दी पर बैठाया जाता है और भारत के अधिकांश क्षेत्रों पे वो अपना राज करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में, या फिर जिसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है वर्धन वंश। देखिए, गुप्त काल की वीडियो हमने पिछली वीडियो में हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ा था, और गुप्त काल के बाद कोई बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाया। जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं बनेगी, जब तक मुसलमान भारत में अब आक्रमण नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ छोटे छोटे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, और वही छोटा सा एक वंश बनेगा जिसका नाम रहेगा वर्धन वंश, या फिर दूसरे नाम से जानेंगे पुष्यभूति वंश। अब देखिए, इसकी कहानी मैं आपको मैपिंग के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैप के जरिए आप समझोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, पहले बात करेंगे इसके संस्थापक की, तो इसका संस्थापक का नाम है पुष्यभूति, इसी के नाम पर ही है वंश। और इसकी जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर। थानेश्वर कहां पड़ती थी? ये पड़ती थी आपकी हरियाणा में। अगर हम बात करें प्रभावकारी शासक, मतलब जो इस पुष्यभूति वंश था, ये खड़ा तो किया पुष्यभूति ने, लेकिन इसका एक प्रभावकारी जो शासक रहा, सबसे पहला शासक रहा, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। अब ये प्रभाकर वर्धन, अब बात को कहानी के तौर पे समझिएगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। अब ये प्रभाकर वर्धन इसी की एक वाइफ है, जिसका नाम है यशोमती। अब यशोमती से इसका शादी होती है, और इसके बाद इसको 3 पुत्र होते हैं, 3 संतानें होती हैं। इसमें से 2 पुत्र होते हैं और 1 लड़की होती है। पुत्र का सबसे बड़ा जो लड़का होता है उसका नाम रहता है राज्यवर्धन, और दूसरे नंबर का जो पुत्र रहता है उसका नाम रहता है हर्षवर्धन। उसके बाद जो लड़की होती है उसका नाम रहता है राज्यश्री। अब देखिए, बात को समझिएगा, मैंने एक मैप आपके सामने बनाया है। ये हरियाणा है, हरियाणा में थानेश्वर इनकी राजधानी थी, और राज्यवर्धन। अब प्रभाकर वर्धन के बाद इसका सबसे पहला पुत्र, जिसका नाम रहेगा राज्यवर्धन, ये गद्दी पर बैठता है, और ये अपनी बहन की शादी करता है ग्रहवर्मा से। अब ये जो ग्रहवर्मा है, ये इसी हरियाणा के बगल में कन्नौज है, और इसी कन्नौज में एक वंश है मोखरी वंश, और इसी मोखरी वंश का जो राजा है वहां पे ग्रहवर्मा। इससे इसकी बहन की शादी होती है राज्यश्री से। अब मालवा का जो शासक है, जिसका नाम है देवगुप्त, बहुत ही तसल्ली से ध्यान से बता रहा हूं मैं ये कह रहा हूं, मैं बातों को रिपीट करता हूं कि राज्यवर्धन इसी की बहन, जिसका नाम है राज्यश्री, इस राज्यश्री की शादी होती है इसके बगल वाले शासक जो है, जिसका नाम है ग्रहवर्मा। अब ये ग्रहवर्मा, ये जो देवगुप्त है, इसी के नीचे वाला जो साम्राज्य है जो कि मालवा, ये इस पर आक्रमण करता है और ग्रहवर्मा को मार देता है, और इसकी बीवी जो कि राज्यवर्धन की बहन भी है उसको बंदी बना लेता है। अब राज्यवर्धन जाता है और देवगुप्त को फिर अपनी बहन को छुड़वाता है और देवगुप्त को मार देता है। अब इस देवगुप्त का भाई बगल में शासक कर रहा है, सॉरी भाई नहीं है, ये दोस्त है इसका। तो इस देवगुप्त का बगल में जो कि बंगाल है, गौड़ वंश, जिसका नाम है शशांक। अब ये शशांक इसका मित्र है। अब ये अपने मित्र की हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन को मारता है, और फिर से जो है इसकी बहन को, राज्यश्री को बंदी बना लेता है। अब ये राज्यश्री को बंदी बना लेता है। कहा यह जाता है कि इस राज्यश्री ने जंगलों में जाके छुप कर अपनी जान बचाई, और ना चाहते हुए जो इसका छोटा भाई था, जब शशांक इसके भाई को भी मार देता है, राज्यश्री के भाई राज्यवर्धन को भी मार देता है, फिर ना चाहते हुए हर्षवर्धन 16 साल की गद्दी में, 16 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है। और जब ये राजगद्दी पर बैठता है, ये चाहता नहीं है राजगद्दी पर बैठना, लेकिन क्या करें, भाई मर गया, बहन चली गई, पिता नहीं है, तो गद्दी तो संभालनी पड़ेगी। और ये हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू शासक बनेगा, और इस वंश का सबसे महान शासक बनेगा हर्षवर्धन। अब देखिए, इस हर्षवर्धन के बारे में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो डेफिनेटली एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी जा रही हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर बात करें हर्षवर्धन की, अब देखिए हर्षवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठा,
ये पहली चीज तो इसने क्या किया, इसने शशांक को मारा, जो इसका बड़ा भाई था, इसको मारा था। इस शशांक को मारा और कन्नौज को वापस पाया, और कन्नौज को वापस पाने की वजह पाया, और यह कहा जाता है कि इसकी बहन जंगलों में आत्महत्या करने ही जा रही थी कि हर्षवर्धन ने जाके अपनी बहन की जान बचाई और इसको वापस लेके आया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बाद बात करें अब यहां से, ये जो चीजें लिखी है ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसकी जो राजधानी है वो है थानेश्वर। बाद में हर्षवर्धन ने राजधानी को चेंज करके क्या बना लिया, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। 606 में इसने हर्ष संवत चलाया, ये कैलेंडर था। जैसे ही ये राजा बनता है ये अपने हर्ष संवत का एक कैलेंडर चलाता है। चीनी यात्री जिसका नाम है हुएंगशांग, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट लिखिएगा इस पे। कई बार ये पूछा गया है कि हुएंगशांग किसके काल में भारत आया था या किसके दरबार में भारत आया था, तो उसका नाम था हर्षवर्धन। उसके बाद जब हुएंगशांग भारत में आया था, लिखना चाहे लिख सकते हैं कि इसने 16 साल तक भारत में बिताए, और नालंदा विश्वविद्यालय से, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय है, वहां पे बौद्ध शिक्षा मिलती है, वहां से इसने हुएंगशांग ने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इसकी बड़ी फेमस बुक है सीयूकी, थोड़ा अजीब सा नाम है, ध्यान से लिखिएगा इसको, सीयूकी। ये सीयूकी किताब किसने लिखी थी, ये लिखी थी हुएंगशांग ने, जो कि किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। उसके बाद दरबारी कवि, किसका बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन की। सारी इंफॉर्मेशन हर्षवर्धन से रिलेटेड है। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट। बहुत पूछा जाता है बाणभट्ट, कई बार पेपर में, कम से कम एसएससी ने यही क्वेश्चन 6 से 7 बार रिपीट किया है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बाणभट्ट की 2 किताब है, एक है हर्षचरित्र और कादंबरी। ये दोनों की दोनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन भी खुद एक लेखक था, एक कवि था, इसने भी कुछ किताबें लिखी हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों के तीनों किताबें हर्षवर्धन ने लिखी है। उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों के विशाल सभा का आयोजन कराया था। मतलब ये सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता था, इसने सभी धर्मों के जो गुरु थे उनको बुलाया था, और बुलाने के बाद एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन कराया था। उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है मैंने, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी युद्ध हुआ, और वहां नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, और जिसमें हर्ष हार गया था। अच्छा देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूं, यहां पे नर्मदा नदी है। अब ये जो हर्ष है, इसका जो साम्राज्य यहां पे फैला हुआ था, भारत के ऊपरी तरफ, पूरे भारत पे लगभग इसने कब्जा कर लिया था, और ये धीरे से सोचता है कि भाई अब मुझे साउथ की तरफ भी बढ़ना चाहिए, और नर्मदा नदी के नीचे की तरफ जो एरिया पड़ता है, यहां पे शासन कर रहा था कौन, पुलकेशिन द्वितीय। अब इसका जो युद्ध है वो पुलकेशिन द्वितीय से होता है नर्मदा नदी के तट पर, जिसकी वजह से हर्ष जो है हार जाता है, और ये इसका जो राज्य है बस वो यहीं तक सिमट के रह जाता है। तो ये पूरी कहानी थी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप देखेंगे और इसको समझिएगा। अगर बातें ना समझ में आई हो ये कहानी, तो बात को, वीडियो को एक बार और रिपीट करके देखिएगा। फिर अगली बार मिलते हैं। और ये छोटी सी वीडियो थी जो कि गुप्त काल के बाद का शासन था ये। अब जो हम वीडियो में आगे जानेंगे वो हम जानेंगे कि अलग अलग चौहान वंश आएंगे, तो छोटे छोटे वंश भारत पे तो अलग अलग हिस्सों पे अपना राज्य बनाएंगे और वे शासन करेंगे। और अगली वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। जब तक मुस्लिम सही से आके भारत में नहीं जमते, यही छोटे छोटे राज्य जो है शासक हम पढ़ेंगे, और मुश्किल से 1-2 वीडियो में आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो इस बार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।